हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू एंजाइमोलॉजी या एंजाइमोलॉजी कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं हम इसको। ओके, तो ये आपके बीएससी थर्ड सेमेस्टर माइक्रोबायोलॉजी का यूनिट है। और तो आइए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ का इंडेक्स देख लेते हैं। ओके, इंडेक्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है डेफिनीशन। इंडेक्स में लिखा है डेफिनीशन हो गया, फिर हिस्ट्री है, ओके, इम्पोर्टेंस हो गया, प्रॉपर्टीज़, क्लासिफिकेशन, डिफरेंस क्लासेस ऑफ एंजाइम्स, नॉमेनक्लेचर, इंडिविजुअल्स, क्लास ऑफ एंजाइम्स। तो ये है हमारे 8 टॉपिक्स जो कि इस चैप्टर में हमको डिस्कस करना है, जिसके बारे में हम लोगों को स्टडी करना है। तो आइए अब हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज़ एंजाइमोलॉजी, जैसे मैंने अभी बताया कि आज हम एंजाइमोलॉजी कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एंजाइमोलॉजी क्या है, तो एंजाइमोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ एंजाइम्स इज कॉल्ड एंजाइमोलॉजी, यानी एंजाइम्स की स्टडी ही एंजाइमोलॉजी कहलाती है। ओके, अब उसके बाद फिर डेफिनीशन को हम देखते हैं। डेफिनीशन में कह रहा है कि बायोलॉजिकल कैटालिस्ट्स, तो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट एक एंजाइम क्या है? एक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है। ओके, जो कि एक्सेलरेट्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड जो कि कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग मल्टीपल रिएक्शंस एंड फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिएजेंट्स या रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स गवर्नड बाय इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टीज़। ये तो डेफिनेशन की बात हो गई। ये तो एंजाइम्स का जो डेफिनेशन होता है उसकी बात है। एक शॉर्ट डेफिनेशन में ना कहकर मैं यहाँ पर एक आपको, जिससे आप इससे आप 5-4 तरह के डेफिनेशन बना सकते हैं। जैसे क्या? एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट्स। पहला तो ये लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं एंजाइम्स एक्सेलरेट्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, या लिख सकते हैं एंजाइम्स कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग मल्टीपल रिएक्शंस, या लिख सकते हैं फाइनल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स गवर्नड बाय इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टीज़। फिर बात कर रहा है एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट्स। ओके, तो जो एंजाइम्स होते हैं वो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं हमारे, ए फ्यू आरएनए एक्सेप्शंस। जबकि इसमें क्या है, कुछ एंजाइम्स होते हैं या जो आरएनए होते हैं। ओके, फिर कह रहा है कि ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड फास्टर देन केमिकल कैटालिस्ट्स एक्ट अंडर माइल्ड कंडीशन। माइल्ड कंडीशन कौन से हैं? मतलब टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये माइल्ड कंडीशन में आ गया है टेंडर। ओके, फिर कह रहा है ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं, टाइटली रेगुलेटेड होते हैं। उसके बाद आता है हमारा हिस्ट्री। ओके, स्टडी आता है। हिस्ट्री में अगर हम देखें तो हिस्ट्री की बात ये कर रहा है कि बर्जीलियस इन 1836 क्वाइंड द टर्म कैटालिस्ट। तो जो बर्जीलियस थे उन्होंने 1836 में इस एंजाइम को, मतलब एंजाइम टर्म को उन्होंने नहीं यूज़ किया, बस उन्होंने बताया कि ये क्या है, एक कैटालिसिस है, या इस टर्म को उन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया, क्वाइंड किया। फिर उसके बाद आते हैं हमारे WH कूने, जो कि 1878 में WH कूने यूज द वर्ड एंजाइम। सबसे पहला वर्ड एंजाइम को यूज कौन किया था? तो वो थे हमारे WH कूने, जो कि 1878 में सर फर्स्ट टाइम किया था। ये एक ग्रीक साइंटिस्ट थे हमारे। और टू इंडिकेट द कैटालिसिस
टेकिंग प्लेस इन द बायोलॉजिकल सिस्टम्स। फिर कह रहा है आइसोलेशन ऑफ एंजाइम्स सिस्टम फ्रॉम सेल फ्री एक्सट्रैक्ट ऑफ ईस्ट वाज अचीव्ड इन 1883 बाय बुकनर। ओके, तो कह रहा है कि आइसोलेशन ऑफ एंजाइम, जो एंजाइम सिस्टम का आइसोलेशन होता है फ्रॉम सेल फ्री एक्सट्रैक्ट, ओके, सेल फ्री एक्सट्रैक्ट ऑफ ईस्ट, वो वाज अचीव्ड इन, तो बुकनर के द्वारा उसको सबसे पहले अचीव किया गया था। कब किया गया था? 1883 में। फिर कह रहा है ही नेम्ड द एक्टिव प्रिंसिपल एज जाइमेज, तो उन्होंने उसका जो नाम रखा एक्टिव प्रिंसिपल एज जाइमेज रखा। क्यों? लेटर फाउंड टू कंटेन ए मिक्सचर ऑफ एंजाइम। जाइमेज क्या होता है? लेटर फाउंड टू कंटेन ए, मतलब कंटेन ए मिक्सचर ऑफ एंजाइम, जो एंजाइम का मिक्सचर होता है, मिक्सचर के बाद का जो सब्सटेंस बनता है हमारा, उसको हम जाइमेज बोलते हैं। एंड विच कुड कन्वर्ट शुगर टू एल्कोहल। ओके, तो इसको समझने के लिए मैं आपको पॉइंट बताता हूँ। देखिए, तो इसमें क्या कहा था कि जैसे आपको पता होगा कि जो अल्कोहल यानी शराब जो होता है, वो आज से नहीं बल्कि हज़ारों सालों से लोग इसका यूज़ करते आ रहे हैं। तो यूज़ तो कर रहे थे, बनाने की प्रोसेस भी उनको, मेथड भी पता था इसको कैसे बनाते हैं, फ्रूट से बनाते थे ईस्ट का यूज़ करके। तो जो ईस्ट का क्या काम होता था? जो ईस्ट होता है वो ईस्ट शुगर को कन्वर्ट कर देता है एंजाइम से, किसमें? अल्कोहल में। तो फ्रूट में जो होते हैं वो शुगर प्रेजेंट्स होते हैं, शुगर बोले तो मीठा या स्टार्च प्रेजेंट होता है। अब वो इस स्टार्च को कन्वर्ट करते थे अल्कोहल में। तो लोगों को पता था इतना कि हाँ, जब तक ईस्ट नहीं डालेंगे तब तक ये अल्कोहल नहीं बनेगा। बट उस ईस्ट के अंदर ऐसा क्या होता था, या उस ईस्ट को मिलाने के बाद उसमें ऐसा कौन सा प्रोसेस होता था, किस चीज़ की प्रेजेंस होती थी जिससे वह अल्कोहल में कन्वर्ट होता था? राइट। उसके बाद तब ये इसे चलता रहा। फिर आते हैं हमारे बर्जीलियस। बर्जीलियस आए 1836 में, उन्होंने कैटालिसिस टर्म का यूज़ किया। ओके, उसके बाद फिर हमारे आए कौन? कुहने। तो उन्होंने इस एंजाइम वर्ड का फर्स्ट टाइम यूज़ किया। तो उन्होंने बताया, क्या बताया? कि जो ईस्ट से, मतलब जो फ्रूट को, मतलब जो ईस्ट फ्रूट के स्टार्च को या शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करता था या कर देता है, वो होता है एंजाइम। वही एक ईस्ट के अंदर एक ऐसी एंजाइम होती है जो कि शुगर को यानी स्टार्च को या फ्रूट्स के जो भी हमारे जूस होते हैं उसको वो एक अल्कोहल में कन्वर्ट करता था। तो वहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट टाइम में कुहने ने एंजाइम्स वर्ड का यूज़ किया। फिर कह रहा है कि आइसोलेशन ऑफ एंजाइम सिस्टम फॉर्म सेल फ्री एक्सट्रैक्ट ऑफ ईस्ट वाज अचीव्ड इन 1883 बाय बुकनर। ये क्लियर है। फिर कह रहा है यहाँ पर कि ही नेम्ड द एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ जाइमेज विच कुड कन्वर्ट शुगर टू एल्कोहल, जो कि क्या करता है? शुगर को कन्वर्ट कर देता है इनटू एल्कोहल, एल्कोहल में। फिर टाइम पीरियड और बढ़ा। उसके बाद आता है 1926। 1926 में हमारे आए जेम्स समनर आए। तो उन्होंने फर्स्ट अचीव्ड द आइसोलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ एंजाइम्स यूरिएज फ्रॉम जैक बीन। ओके, उसके बाद फिर हम अब आ जाते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ एंजाइम। नेक्स्ट, हम लोगों ने अभी तक उसकी हिस्ट्री को पढ़ लिया, उसके जो डेफिनीसन था डेफिनीसन को पढ़ लिया, उसका जो प्रॉपर्टीज़ थे एक तरीके से उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लिया कि डेफिनीसन में उसके प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब मिला के हम लोगों ने एक डेफिनीसन, बड़ा डेफिनीसन पढ़ा। अब यहाँ पर आता है हमारा कि इम्पॉर्टेंस ऑफ एंजाइम्स। ओके,
इम्पॉर्टेंस ऑफ एंजाइम में क्या कह रहा है कि एंजाइम्स आर critical for every aspect of cellular life. Enzymes and cell shape and motility। तो इम्पॉर्टेंस में एक तरीके से हम इसके फंक्शन को भी परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ, तो जो एंजाइम्स है वो बता रहा है कि सेल की शेप और उसकी मोटिलिटी को भी क्या करता है, एक तरीके से उसको कंट्रोल करता है। बाकी उसके सरफेस रिसेप्टर, जो भी सरफेस रिसेप्टर होते हैं, जैसे जो मैसेज को रिसीव करते हैं ना, हमारे नर्वस सिस्टम में जो नर्वस सेल हो गए, तो उसमें रिसेप्टर्स लगे होते हैं जो कि रिसेप्ट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं। तो वहाँ पर भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। बगैर एंजाइम्स के जो हमारे सरफेस रिसेप्टर होते हैं वो भी नहीं हो पाएंगे। ओके, फिर सेल साइकिल में भी आप लोगों ने सेल साइकिल जो पढ़ा होगा, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में है ये सेल साइकिल का। तो सेल साइकिल में पढ़ा एम फेज, G1 G2 एस फेज, ये सब पढ़ा। तो उसमें भी बहुत सारे एंजाइम्स को आप लोगों ने पढ़ा होगा जो कि सेल साइकिल को कंट्रोल करते थे या सेल साइकिल में हेल्प करते थे। तो वहाँ पर भी एंजाइम आया। फिर कह रहा मेटाबॉलिज्म में पढ़ा, तो उसमें भी एंजाइम्स आता है। ट्रांसक्रिप्शन अभी आप लोगों ने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा होगा जूलॉजी के। तो उसमें जो ट्रांसक्रिप्शन था, तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या बताया कि प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के लिए केवल एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, परफॉर्म करता है अपने एक्शन को। मतलब कहने का है जो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा उसमें एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज प्रोसेस या इन्वॉल्व करता है। बट यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज तो इन्वॉल्व करेगा, फिर चाहे प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो। बट अगर यूकैरियोट की हम बात करें तो उसमें 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज हमारे इन्वॉल्व करते हैं। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, एक आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट हो गया, ओके। फिर आरएनए पॉलीमरेज सेकंड हो गया एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड हो गया, ओके। ये 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं जो कि यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करते हैं या उसमें हेल्प करते हैं। फिर हार्मोन रिलीज, अब हमारे ग्रोथ को जो कंट्रोल करता है या जो भी हमारे ग्रोथ में हेल्प करता है, आपको पता है हार्मोन होता है जिससे हमारी शरीर की वृद्धि होती है या पेड़ पौधों की वृद्धि होती है। बट उस एंजाइम जो हार्मोन होता है, उस हार्मोन को रिलीज करने में जो हेल्प करता है वो भी एंजाइम होता है। फिर मसल कंट्रैक्शन में भी एंजाइम हेल्प करता है। प्रोटीन सिंथेसिस हो, प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में आप लोग अच्छे से जानते होंगे। प्रोटीन सिंथेसिस में जो होता है वो बगैर एंजाइम के प्रोटीन सिंथेसिस हो नहीं सकता। तो एक ओवरऑल अगर हम मिलाकर कहें तो हम ये कह सकते हैं, ओके, क्या कह सकते हैं कि जो एंजाइम होता है हमारे शरीर को हर एक फंक्शन को वो परफॉर्म कराता है। विदाउट एंजाइम हमारा शरीर से, अगर हमारा जो शरीर है उससे अगर एंजाइम को हटा दिया जाए तो वी विल डाइड, ओके, हम मर जाएंगे। क्योंकि हमारे शरीर की हर एक प्रोसेस को, क्योंकि एंजाइम नहीं रहेगा तो सेल साइकिल नहीं होगा, सेल साइकिल नहीं चलेगा तो जो हमारे शरीर में सेल की ग्रोथ होती है या हमारे शरीर की वृद्धि होती है, वृद्धि नहीं होगी, या मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। भाई जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, सेल साइकिल हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, उससे भी ज़रूरी हमारा हर एक फंक्शन तो ज़रूरी है। हार्मोन रिलीज करता है, हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ये सारे प्रोसेस अगर बंद हो जाएंगे तो इंसान डाई कर जाएगा। इंसान हो या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, अगर उसमें ये सारे प्रोसेस होने बंद हो जाएं तो वो ऑर्गेनिज्म डाई कर जाएगा। तो इसलिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एंजाइम हमारे लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल है। नेक्स्ट, उसके बाद हम इसके प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ में कह रहा है कि वाइटल फॉर केमिकल रिएक्शंस टू अकर्स इन द सेल। सेल में के अंदर क्या क्या होगा, द ब्रेकिंग होगा, फॉर्मिंग एंड रीअरेंजिंग ऑफ बॉन्ड्स ऑन ए सबस्ट्रेट होगा, ओके। तो ये सारे क्या होंगे, केमिकल रिएक्शंस हैं जो अकर इन किस में होते हैं, सेल के अंदर। अब वो कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं,
ब्रेकिंग हो गया हमारा, फॉर्मिंग एंड रीअरेंजिंग द बॉन्ड्स हो गए ऑफ ऑन ए सबस्ट्रेट, मतलब किसी सबस्ट्रेट से जो रीअरेंज होता है बॉन्ड या फॉर्म होता है बॉन्ड्स का, वो प्रोसेस हो गया। फिर कह रहा है मॉडिफाइड सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट को मॉडिफाइड करना, ऑफन परफॉर्म ए डिफरेंट टास्क, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टास्क में अनुसार उसको मॉडिफाई करते रहना। फिर क्या करा, कॉन्सिक्वेंस की अगर हम बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हो गया एंड मैटर ऑफ द सेल। फिर सेल सेल कम्युनिकेशन, या इसको हम इंट्रासेलुलर कम्युनिकेशन बोल सकते हैं, या सेल सेल कम्युनिकेशन का मतलब एक सेल का दूसरे सेल से कम्युनिकेट करना, एक सेल का दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेट कर लेना, या उसी को हम बोलते हैं सेल सेल कम्युनिकेशन। बट किसी एक सेल के अंदर ही जब उसके सेल ऑर्गेनेल्स या कोई भी, मतलब एक सेल के अंदर का जो कम्युनिकेशन होता है किसी भी चीज़ का, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर कम्युनिकेशन। और अगर एक सेल का दूसरे सेल के साथ हो रहा तो हम उसको सेल सेल कम्युनिकेशन बोलेंगे या इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन बोलते हैं। ओके, ये फिर कह रहा है कि अलाउज फॉर सेलुलर हेमोस्टेसिस टू परसिस्ट। ओके, देन इसके बाद यहाँ पर आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। तो जैसा कि अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा, आई होप कि आपको क्लियर होगा। बट अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं, जो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम है हमारा, ओके, क्या क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, यहाँ पर मैं बस आपको एंजाइम के क्लासिफिकेशन का थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा। बाकी क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम का मैं एक अलग वीडियो इस ग्रुप के, मतलब ये जो वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो आज केवल हमारा एंजाइम का मेन उसके फंक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज़ को बारे में डिस्कस करना था, या उसके जो भी डिफरेंट क्लासेज है जो कि इसके बाद आने वाला है, क्लासिफिकेशन के बाद आप यहाँ पर देख सकते होंगे। इसको हम देख लेते हैं, जो डिफरेंट या डिफरेंट क्लासेस हैं, बट जो कि हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से, जो अगर परीक्षा की दृष्टि से अगर हम उसको देखें इम्पॉर्टेंट है, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बाकी क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स का मैं एक अलग वीडियो आपके लिए शेयर कर दूंगा। ठीक, तो आइए पढ़ते हैं अब क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। ठीक, अब कह रहा है एंजाइम्स कैन बी क्लासिफाइड यूजिंग ए नंबरिंग सिस्टम डिफाइंड बाय द एंजाइम्स कम्युनिकेशन, मतलब या कमीशंस। फिर कह रहा है दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए 4 डिजिट नंबर्स, मतलब ये जो सिस्टम होता है इसमें कंसिस्ट होता है किसका, ऑफ 4 डिजिट्स नंबर्स का, विच क्लासिफाइज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शंस एंड एंजाइम्स कैटालाइजर्स। ये हो गया। बाकी एक तरीके से मान लीजिए आप लोगों को मैंने अभी क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ाया है एंजाइम का। एंजाइम का क्लासिफिकेशन एक्चुअली पीडीएफ बनाते टाइम मैं उसमें थोड़ा सा गलती से, ये इसका जो क्लासिफिकेशन का मेन पेज था या फ्लो चार्ट था रे डायग्राम वाला, वो मैंने यहाँ पर सेट करना भूल गया हूँ, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आइए हम इसके अब डिफरेंट क्लास जो एंजाइम्स के हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आगे का जो नेक्स्ट वीडियो एंजाइम का है तो वहाँ पर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो जो डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंजाइम हमारे, हम उसके बारे में देख लेते हैं। तो कह रहा है यहाँ पर EC1 ऑक्सीडो रिडक्टेज, तो ये क्या करता है, ये ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, या रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे या बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उसमें भी आपको पता होना चाहिए कि रेडॉक्स अभिक्रियाएँ क्या होती हैं। अगर हिंदी में इसकी बात मैं करूं तो ऐसी अभिक्रियाएँ जिसमें अपचयन उपचयन दोनों प्रकार की अभिक्रियाएँ शामिल होती हैं, तो वो अभिक्रियाएँ रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। ओके, फिर कह रहा है EC2 ट्रांसफेरेज, सेकेंड एंजाइम हमारा कौन सा है, ट्रांसफेरेज एंजाइम है। इसके हम क्लास की बात कर रहे हैं, एंजाइम क्लास की। फर्स्ट क्लास हमारा ऑक्सीडो डिडक्टेज था, फिर सेकंड हमारा ट्रांसफेरेज आ गया। ट्रांसफेरेज में क्या कह रहा है, जो ट्रांसफेरेज होता है वो ट्रांसफ़र फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मतलब फंक्शनल ग्रुप को ये क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है किसके, बिटवीन मॉलिक्यूल्स के बीच में। ओके, फिर कह रहा है हाइड्रोलेजेस, हाइड्रोलेजेस क्या करता है, ब्रेक बॉन्ड्स बाय एडिंग H2O, जो
बॉन्ड्स को क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है या उसको ब्रेक करता है, बाय एडिंग H2O को ऐड करके बॉन्ड्स को ये ब्रेक डाउन कर देगा। फिर थर्ड कह रहा है लाइजेज। ओके, लाइजेज हमारे क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शंस टू फॉर्म डबल बॉन्ड्स। फिर आता है हमारा फिफ्थ आइसोमेरेजेस। आइसोमेरेज का भी फंक्शन होता है इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट्स, मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर, अभी मैंने ऊपर बात किया था इंटर और इंट्रा। सेल की बात अगर करें हम, एक सेल का दूसरे सेल से, तो वो इंटर होगा, बट अगर किसी सेल की ही बात करें तो वो इंट्रा हो जाएगा। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट्स हो गए। सिक्स्थ हमारा जो आता है वो लाइगेज होगा। लाइगेज में जो फंक्शन क्या होता है, या लाइगेज क्या है, जो कि ज्वाइन मॉलिक्यूल्स विथ न्यू बॉन्ड्स, मतलब मॉलिक्यूल्स को यह क्या करते हैं, ज्वाइंट करते हैं नए बॉन्ड्स के साथ। अब ये जो आपका क्लास है, इसको उसके फंक्शन के अनुसार से या फंक्शन के बेस पर क्लासिफाइड करके लिखा गया है। ओके, पहले ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन्स हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो चलता है ट्रांसफ़र फंक्शन ग्रुप हो जाएंगे बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के होने के बाद फिर ब्रेक बॉन्ड्स होंगे, H2O जुड़ेगा और बॉन्ड्स हमारे ब्रेक डाउन कर जाएंगे। फिर एलिमिनेशन रिएक्शन टू फॉर्म डबल बॉन्ड्स हो जाएगा। फिर इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट्स होगा। रीअरेंजमेंट्स होने के बाद फिर ज्वाइन मॉलिक्यूल्स, नए मॉलिक्यूल्स ज्वाइन करते हैं विथ न्यू बॉन्ड्स, नए बॉन्ड्स के साथ। तो उसके फंक्शन के अनुसार हम इसको क्या कहते हैं, इसके क्लासेस को डिस्क्राइब करते हुए हम लोगों ने चला है। अब यहाँ पर एंजाइम नोमेनक्लेचर को अगर हम देखें, तो एंजाइम नोमेनक्लेचर में देख रहा है कि टाइप्स ऑफ जनरल रिएक्शंस, हाइड्रोलेज हो गए हमारा। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है सब क्लास ऑफ एंजाइम्स रिएक्शंस। एग्जांपल में ग्लाइकोसाइडेज हो गए, इसका सब क्लास अगर हम देखें, सब क्लास, तो सब क्लास ऑफ एंजाइम्स रिएक्शन हो गया। एग्जांपल की इसकी बात करें तो हाइड्रोलाइज ओ ग्लाइकोसिल ग्रुप्स हो गए। ओके, फिर नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा, इंडिकेट स्पेसिफिक एंजाइम्स, जो कि अल्फा एमाइलेज हो गया। तो ये हो गए हमारे 4 इम्पॉर्टेंट। फिर अब यहाँ पर आता है हमारा नेक्स्ट क्या, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। यहाँ पर कुछ क्लास आते हैं हमारे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था ना 8 के बारे में, यहाँ पर थोड़ा स्टडी किया 6 एंजाइम्स के बारे में, सॉरी 6 क्लास के बारे में बस जनरल स्टडी किया। अब यहाँ पर डीप स्टडी आता है। ठीक, तो आइए इसको भी देखते हैं। कह रहा ऑक्सीडो रिडक्टेज कैटालाइज ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन। हाँ, तो अभी हम लोगों ने ऊपर रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में देखा। तो रेडॉक्स रिएक्शन मैंने बताया अपचयन उपचयन या जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को ही हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों इन्वॉल्व हों। ठीक, फिर करा ऑक्सीडेशन की अगर बात करें, ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेज ऑफ एन एटम्स एंड आयन और ऑफ सर्टेन एटम्स इन ए मॉलिक्यूल्स। ओके, फिर रिडक्शन की बात कर रहा है यहाँ पे, रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ए डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेज ऑफ एन एटम्स एंड आयन और द सर्टेन एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। फिर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, एल्कोहल डिहाइड्रोजनेजेज या डिहाइड्रोजनेज। ठीक, इसमें क्या कर रहा है, साइटोक्रोम ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड अमीनो एसिड ऑक्सीडेजेज। ठीक, फिर नेक्स्ट एंजाइम हमारा है या नेक्स्ट क्लास जो है वो है ट्रांसफेरेजेस का। तो कह रहा है इन्वॉल्व इन ट्रांसफ़र ऑफ फंक्शन ग्रुप बिटवीन मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल को अगर हम इसके देखें तो हेक्सोकाइनेज हो गया, ट्रांस एमाइनेज हो गया या एमाइनेजेस हो गया, फिर क्या कह रहा है फास्फोराइलेज हो गया। तो ये इसके 3 एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट क्या आएगा, हाइड्रोलेजेस का। ठीक, हाइड्रोलेज में क्या कर रहा है, ब्रेक बॉन्ड्स बाय एडिंग H2O
हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि ये क्या करते हैं, बॉन्ड्स को ब्रेक कर देता है H2O को ऐड करा के। एग्जाम्पल में लाइपेज हो गया या कोलाइन एस्टरेज हो गया, एसिड एंड एल्कलाइन फॉस्फेटेज हो गया, एंड पेप्सिन या यूरिएज। ठीक, ये हमारे 5 एंजाइम्स हो गए। फिर फोर्थ हमारा आता है लाइजेज का। लाइजेज में अगर हम बात करें तो इसका क्या फंक्शन था कि एलिमिनेशन रिएक्शन टू फॉर्म डबल बॉन्ड्स। ओके, एग्जाम्पल में इसके 3 एग्जाम्पल हैं, एक तो एल्डोलेज हो गया, एक फ्यूमरेज हो गया, एक हिस्टिडेज हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारा आइसोमेरेज आता है, 5वां एंजाइम है। इसमें क्या कर रहा है कि इंट्रामालिकुलर रीअरेंजमेंट होगा। ठीक, इंट्रामालिकुलर रीअरेंजमेंट हो गया। अगर इसके एग्जाम्पल को हम देखें तो ट्राइओज फॉस्फेले क्या ट्राइओज फॉस्फेल आइसोमेरेज या फास्फोहेक्सो आइसोमेरेज। ठीक, पहला ट्राइओज फॉस्फेल आइसोमेरेज, सेकेंड हमारा है फास्फोहेक्सोज आइसोमेरेज। फिर सिक्स्थ एंजाइम्स है जो क्लास हमारा है वो लाइगेज का है, सिक्स्थ है एंड ये लास्ट है आपका। तो इसमें क्या कर रहा है, ज्वाइन मॉलिक्यूल्स विथ न्यू बॉन्ड्स। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो ये क्या करता है, देखिए नए मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, ज्वाइन करता है एक नए बॉन्ड्स के साथ। ठीक, एग्जाम्पल में इसका क्या है, ग्लूटामाइन सिंथेटेज हो गया, या हमारा सक्सिनेट थियोकाइनेज हो गया, या एसिटल को एक कार्बोक्सिलेज हो गया। तो ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हम लोगों ने एंजाइमोलॉजी या एंजाइम कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया। आपका अब आज की इस टॉपिक में बचा है सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, तो उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।